हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द नॉलेज वन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस ट्रिक टू आइडेंटिफाई E1 एंड E2 रिएक्शन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी SN1 और SN2 के बारे में। आज हम लोग डील करेंगे कि कैसे किसी रिएक्शन को देख करके हम बता पाएंगे कि ये रिएक्शन E1 रिएक्शन है या E2 रिएक्शन है, कब E1 रिएक्शन फॉलो होगी और कब E2 रिएक्शन फॉलो होगा। ओके, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि IIT JEE मेंस और नीट में खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो SN1 और SN2 E1 और E2 के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इनसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा जाता, इनसे इनडायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। जैसे कोई रिएक्शन दे दिया और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी इस रिएक्शन की। तो ये सारे सवाल जो होते हैं आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, वो SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा कि E2 होगा। तो SN1 और SN2 को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डील कर लिया है, उसके बारे में बात कर ली है, उसकी ट्रिक जान ली है। इस वीडियो में हम लोग E1 और E2 को बढ़िया से समझेंगे, इसका मैकेनिज्म समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन की कड़ी में सबसे पहला रिएक्शन आता है हमारे पास यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन यानी E1 रिएक्शन। ओके, क्या होता है E1 रिएक्शन और क्यों इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं? देखिए, इसको हम लोग कंपेरिजन करते हैं SN1 के साथ। ओके, तो SN1 रिएक्शन को भी हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, वहाँ पर यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। ठीक उसी तरह E1 रिएक्शन की भी E1 रिएक्शन भी ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। ओके, वो एलिमिनेशन रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो E1 रिएक्शन कहलाती है या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, आइए उसके बारे में पता करते हैं। डिफरेंस की बात करूं तो SN1 जो रिएक्शंस होती हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। और जबकि E1 रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा होता है। मतलब ये कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, उसने लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, वहां पर कुछ एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना, जिस फॉर्म में था वो उसी फॉर्म में रह गया। लेकिन E1 रिएक्शन में क्या होता है? E1 रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा होता है, यानी लिविंग ग्रुप अपने साथ साथ हाइड्रोजन को भी निकाल कर लेकर जाता है। यहाँ ना कुछ ऐड होता है ना कुछ सब्स्टिट्यूट, इसलिए इसे एलिमिनेशन कहते हैं और SN1 को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, एलिमिनेशन के बारे में डिटेल्ड बात करते हैं। उससे पहले कुछ एक बात है एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन? इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को इंक्रीज कर देती हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी अनसैचुरेशन क्या होता है? तो इसके लिए आप थोड़ा पीछे के क्लासेस में जाइए। 9th एंड 10th में ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है और कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? जिसमें सिग्मा बॉन्ड रहता है, यानी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। लेकिन अगर हम अनसैचुरेशन की बात करें तो वहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आता है। 9th 10th में इतना ही तक बताया जाता है, पर वो एकदम डेफिनेटली सही बात होती है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड और जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करती हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन इन्हीं अनसैचुरेशन को इंक्रीज कर देती हैं।
मतलब अगर कोई कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड था, जैसे ये ओपन चेन है, और इसको मैंने एलिमिनेशन करवाया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन को मिल जाता है। या हो सकता है कि डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये वाला जो ग्रुप है या ये वाला जो कंपाउंड है ये साइक्लिक नेचर का हो जाए। ओके, इसकी साइक्लिनेशन हो जाए। तो ऐसा ही कुछ होता है इवन रिएक्शंस में। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करती है कि अनसैचुरेशन को बढ़ा देती है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड बना देती हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना देती हैं, साइक्लिनेशन करा देती हैं उसका। ओके, कोई ओपन चेन्ड कंपाउंड है उसको साइक्लिक कंपाउंड बना देती हैं। सो ये प्रॉपर्टी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की। अच्छा, कोई रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, यानी मैंने इवन रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों नाम दे दिया, क्या वजह है इसकी? कुछ तो वजह होगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बस एक बार मन में आया कि ठीक है चलो रख देते हैं इवन रिएक्शन, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। इसके लिए हम केमिकल डेटा के ऊपर डिपेंड होते हैं कि क्या बोलती हैं केमिकल डेटाज, उनको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हमें समझ में आएगा कि कैसे हम किसी रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर या बाईमोलिकुलर बताते हैं। ओके, तो इसके केस में सबसे पहला हमारे पास आता है रेट ग्राफ। बहुत सारे रिएक्शंस करने के बाद पता चला कि रेट और सबस्ट्रेट के बीच में कोई रिलेशन है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किन दो बातों पर डिपेंड होती है? रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पर डिपेंड होती है, पहला है सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। ओके, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो अगर रेट का ग्राफ खींचें, रेट वर्सेस सबस्ट्रेट का, तो हमारे पास निकल कर आया कि रेट वर्सेस सबस्ट्रेट में बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिली गाइस, कि रेट वर्सेस सबस्ट्रेट में रेट लीनियरली बढ़ता जा रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए ग्राफ एकदम लीनियर है, यानी जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे सबस्ट्रेट भी बढ़ रहा है, सॉरी जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट भी बढ़ता जा रहा है। मतलब ये कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of substrate। और यहीं दूसरी तरफ आप चेक कीजिए कि रेट और बेस का जो ग्राफ है वो एकदम कांस्टेंट है ना। यहाँ रेट की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। ओके, ना बढ़ रही ना घट रही। ये मतलब ये कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस, यानी रेट और बेस का कोई रिलेशन नहीं है, यानी रेट बेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? रेट इक्वेशन हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप यहाँ पे एनालाइज कीजिए कि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी निकल के आई। अरे एक ही मॉलिक्यूल है ना जो रिएक्शन को पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 1 आ जाती है। ओके, 1 आने की वजह से इसे हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। ठीक है गाइस। अच्छा, परीक्षा का एक बेहतरीन सवाल है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आइए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी जान लेते हैं कि इवन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। प्राइमरी बहुत कम शो करती हैं इवन रिएक्शंस। ओके, सेम टू सेम SN1 रिएक्शन की तरह। अगर आपको सीखना है तो आप चीज़ों को कोरिलेट करना सीखो। जैसे अगर मैं E1 और SN1 को कोरिलेट कराऊं तो देखो SN1 क्यों बोला? क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूट हुआ। E1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ। ओके, और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो E1 में जो रिएक्टिविटी है वो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और सेम टू सेम SN1 में भी यही हुआ कुछ, है ना, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, तो हम इसे कोरिलेट से सीख सकते हैं। ठीक है, ये भी यूनिमोलिकुलर है। क्यों? क्योंकि इसका रेट और सबस्ट्रेट का ग्राफ तो लीनियर है, लेकिन रेट और बेस का ग्राफ कांस्टेंट। ओके, सो ये चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है। आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन।
कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन E1 रिएक्शन है और दूसरी पर्टिकुलर रिएक्शन E2 रिएक्शन है? ओके, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इनका, ये वीक बेस जहां पर भी आपको शो होगा, अगर रिएक्शन में वीक बेस जैसे एक्वस KOH डोमिनेंटली पूछा जाता है, एक्वस KOH आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठा करके चेक कर लो, वहाँ एक न एक सवाल आया होगा एक्वस KOH के ऊपर। बहुत ही अच्छा E1 रिएक्शन देता है, हर बार E1 रिएक्शन देता है। ओके, आप जब भी इसका रिएक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको E1 रिएक्शन मिल जाता है और पक्के से दे देता है, बहुत ही अच्छा है। और वीक बेस में बहुत ज़्यादा है एक्वस KOH। तो अगर आपको रिएक्शन में वीक बेस दिया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर E1 रिएक्शंस होंगी। ओके, E1 रिएक्शंस वीक बेस पर डेफिनेटली होंगी। सेम उसी तरह जैसे SN1 रिएक्शन में था, ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर होते थे तो भी वो हो जाता था। ठीक है, ठीक। तो E1 रिएक्शन में हमें क्या ध्यान देना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और यूनिमोलिकुलर होते हैं, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और क्या करना है, वीक बेस के ऊपर ध्यान देना है कि E1 रिएक्शन में वीक बेस यूज होता है जैसे एक्वस KOH। ओके, सेकेंड ये कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन आपको याद होगा तो SN1 में भी आया था गाइस। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन SN1 में क्या था, अगर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर हो रही है, क्या बोला मैंने, अगर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे हो रही हो तो वो SN1 रिएक्शन फॉलो करेगी। ओके, और अगर हाई टेम्परेचर पे हो रहा हो तो वो E1 रिएक्शन फॉलो करती है। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में टेम्परेचर मेंशन किया है तब तो वो E1 को फॉलो कर जाएगी, और अगर नहीं किया है तब SN1 को फॉलो कर जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डेल्टा G का मान नेगेटिव हो जाता है। डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से रिएक्शन एलिमिनेशन की ओर ज़्यादा फेवर करने लगती हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है। ओके, तो अगर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो हमेशा ये रिमेंबर रखेगा कि वहाँ पर E1 रिएक्शन फेवर होने वाली है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे हमारे पास 2-क्लोरोब्यूटेन दिया हुआ है। ओके, 2-क्लोरोब्यूटेन को हम लोगों ने रिएक्ट कराया किसके प्रेजेंस में, ETOH और हाई टेम्परेचर। ओके, ETOH क्या दिखा रहा है, ETOH ये दिखा रहा है कि ये देखो सॉल्वोलिसिस हो रहा है ना, ETOH सॉल्वोलिसिस रिएक्शन करवा रहा है, और यहाँ हाई टेम्परेचर है तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर E1 रिएक्शन फॉलो होने वाली है। ओके, अगर इन केस यहाँ पर ये नहीं होता, टेम्परेचर नहीं होता और सीधे सीधे ETOH लिखा होता तो फिर हम सीधा इसका SN1 रिएक्शन फॉलो करवाते। ओके, लेकिन यहाँ पर ETOH के साथ साथ टेम्परेचर मेंशन कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इसका E1 रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा, इसका Cl निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ओके, कार्बोकेटायन बनेगा, एंड देन इस साइड से ये ज़्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा और डबल बॉन्ड देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये याद रखिएगा कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर फेवर्स E1 रिएक्शन। ओके, देखिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन भी देखिए हमारे पास क्या दिया है, किससे रिएक्ट करा रहा है, यहाँ पर भी ETOH और हाई टेम्परेचर दे दिया, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, E1 रिएक्शन फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन फेवर नहीं करेगा। अगर यही टेम्परेचर नहीं दिया होता तो हमारा SN1 का प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो E1 का प्रोडक्ट बनाएंगे हम, E1 का प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं। Cl निकलेगा। ओके, Cl निकला, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देखो
ऐसा कुछ। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, जहां पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है वहां पर रीअरेंजमेंट प्लेस कर जाएगा। रीअरेंजमेंट प्लेस करेगा तो देखिए 2 3 2 3 मिथाइल शिफ्ट होगा और कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, कार्बोकेटाइन यहां आ गया। अब हमारा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। हाइड्रोजन कौन सा एलिमिनेट करेगा? देखिए हाइड्रोजन कौन कौन सा है। अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है, याद रखिएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन सा है? यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन, ये है, ये है, ये है, सॉरी ये नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन है आपका अल्फा हाइड्रोजन आपका एक ये रहा, ये रहा और ये रहा। ओके, लेकिन एसिडिक कौन है? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है? तो ये वाला है ना। तो ये वाला एलिमिनेट कर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को हमें मिल जाता है। समझ गए गाइस? तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये एक छोटा सा सिनेरियो था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर पर शो कर दिया तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करा देंगे। ओके, नाउ टॉक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले पे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जहां पर भी अगर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखने को मिल जाए, ओके, जहां पर भी आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखने को मिल जाए वहां आप समझ जाना कि इवन रिएक्शन फॉलो होने वाला है। क्यों से कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन रिएक्शन को हमेशा फॉलो करता है, हमेशा फेवर करता है। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसकी मदद से करेंगे? तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, यानी एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं। एसिड कैटालाइज्ड मतलब इस रिएक्शन में हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रेजेंस देखने को मिलता है। जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो गया, है ना। इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड तो शायद आपको एग्जाम्पल में देना बेकार होगा। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड लेने का मतलब क्या हुआ? मुझे तो वीक बेस चाहिए था, मैंने एसिडिक कैटालाइज्ड क्यों करवा दिया? एसिड कैटालाइज कराने का क्या मतलब था मेरा? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है ना। अगर हम H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस निकालें, ओके, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है जो कि वीक बेस है। ओके, वीक बेस ही तो हमें चाहिए इवन रिएक्शन के लिए, इसलिए हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जिसका वीक बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है। ओके, तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे ये लिखा रहेगा। देखिए एग्जाम्पल लिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने H प्लस और हीट लिखा रहेगा। H प्लस कहाँ से आया? इस H2SO4 की तरफ से आया, है ना। H2SO4 ने H प्लस प्रोवाइड किया। और हीट, तो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से OH निकलेगा, ओके, और यहाँ से H निकलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन H2O एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो H प्लस क्या करेगा? सबसे पहले जाकर के यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, H प्लस सबसे पहले यहाँ पर जाकर अटैक करेगा और फिर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा गाइस। H एंड यहाँ प्लस आ जाएगा। और अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये निकल जाएगा और निकल जाने की वजह से यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि स्टेबिलिटी दोनों तरफ ही सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट टू प्लेस करेगा नहीं। अब यहाँ पर हाइड्राइड का एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट कर जाएगा
और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए? तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स होती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या बात हुई हमारी बात हुई कि अगर कहीं पर भी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन देखने को मिला है, सॉल्वोलिसिस एट हाई टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये दोनों रिएक्शन इवन रिएक्शन होते हैं। ओके, एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो SN1 हो जाएगा, टेम्परेचर मेंशन है तो इवन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन अल्कोहल में हम एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन कराते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जैसे H2SO4। क्यों ऐसा करते हैं गाइस? क्योंकि H2SO4 जो है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है ना, ये देखो H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये वीक बेस है, इसकी वजह से इवन रिएक्शन फॉलो हो जाती है। तो रिएक्शन में आपको केवल H प्लस और हीट दे देगा। ओके, अगर H प्लस और हीट रिएक्शन में दिया है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन होने वाला है अल्कोहल का। मेन बात क्या है, जो OH ग्रुप होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। ओके, आपको एक बात बता दूं, एक पॉइंट उठा होगा आपके दिमाग में कि एक्वस KOH एक बेस की तरह काम कर रहा है, लेकिन OH माइनस आयन तो न्यूक्लियोफाइल है ना। सोचो, ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन यहाँ पर बेस की तरह काम क्यों किया? क्योंकि 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 यहाँ पर जब एक्वस KOH का हम ट्रीट करते हैं एक्वस KOH से, तो यहाँ पर OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ओके, OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेस की तरह काम करने लगता है, इसलिए इवन रिएक्शन को फेवर कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म, हालांकि टॉपिक तो अभी आया है लेकिन शायद मैंने पहले ही बता दिया कि इवन रिएक्शन क्या होती है। तो इवन रिएक्शन का 3 स्टेप होता है। पहला, लिविंग ग्रुप एस्केप फर्स्टली, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा एंड देन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। पहले लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकेटाइन बना, जाहिर सी बात है कार्बोकेटाइन जहां पर भी फॉर्म करेगा वहां पर रीअरेंजमेंट तो प्लेस करना ही करना है। तो वहां पे रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट होने के बाद एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एट बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर जाएगा। ओके, तो अब आपको मैकेनिज्म हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। देखिए, इस रिएक्शन में देखिए, सबसे पहले Br निकला। ओके, ये रिएक्शन स्लो होती है, यही हमारी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ना, RDS स्टेप यही है। ओके, ये स्लो रिएक्शन है। सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव आउट किया, डिटैच किया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर तो खुद ही वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पर है, तो वहाँ तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे ही H2O की तरफ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन से एल्कीन बन जाएगा और H3O माइनस H3O प्लस आयंस सोल्यूशन में चला जाएगा। अब आपका एक सवाल आएगा, H प्लस आयन कहाँ गया? अगर वो कैटालिसिस के तौर पे आया था तो H प्लस आयन कहाँ गया? तो अगर आप H3O आयन को आप ब्रेक करो तो H प्लस प्लस H2O में टूट जाएगा, आपको मिल गया ना कैटलिस्ट। सो इसकी मैकेनिज्म यही होती है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि Br लीव आउट किया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बाद रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट के बाद OH H को
यानी हाइड्राइड को अप्रोच किया, हाइड्रोजन वहाँ से निकला, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, दोबारा से चेक करते हैं। Br निकला, Br निकलने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन बना, H निकला और फिर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं। सेलेक्टिविटी, देखिए ये रिएक्शन की कुछ सिलेक्टिविटी होती है, ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगा। ओके, तो रिएक्शन हमेशा सेट-जेफ रूल को फॉलो करता है। क्या होता है सेट-जेफ रूल? मोस्ट स्टेबल एल्कीन। सेट-जेफ रूल ये बोलता है कि भाई प्रोडक्ट जो है ना वो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए। ओके, सेट-जेफ रूल क्या बोलता है? सेट-जेफ रूल कहता है कि कोई भी एल्कीन तभी मोस्ट स्टेबल होगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की जो नंबर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो ज़्यादा होगा। ओके, यानी जिस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, मेजर प्रोडक्ट होता है, ऐसा सेट-जेफ रूल कहना था। ठीक है, अगर इस इवन रिएक्शन की बात करें तो इवन रिएक्शन में हम सेट-जेफ प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। क्या होता है सेट-जेफ प्रोडक्ट? इसका पहला कंडीशन है मोर स्टेबल एल्कीन बननी चाहिए, यानी जितना ज़्यादा ब्रांच्ड एल्कीन बनेगी उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ओके, सेकेंड ये कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, जो हमारी एल्कीन बन रही है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो। ओके, थर्ड वन कि ट्रांस एल्कीन मोस्ट स्टेबल होती है। अगर कहीं पर भी सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि सिस और ट्रांस ऐसे एल्कीन बन रही है जहाँ पर सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी, तो हम ज़्यादा फेवर किसको करेंगे? ट्रांस एल्कीन को करेंगे, बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल। ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। सिस एल्कीन में से ट्रांस एल्कीन का, सिस का रिएक्टिविटी ट्रांस से ज़्यादा होती है। ओके, ट्रांस से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। तो हमेशा याद रखिएगा सेट-जेफ प्रोडक्ट में ट्रांस एल्कीन को ज़्यादा से ज़्यादा फेवर दिया जाएगा, यानी जहाँ पर भी सिस और ट्रांस के बीच में कन्फ्यूजन आए, इवन रिएक्शन फॉलो हो रहा है तो आप ट्रांस एल्कीन को फेवर कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन। क्या होता है E2 रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन या ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 हो। ओके, तो जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 होती है उन्हें हम बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। कैसे पता चला? इसके बारे में भी तो कोई ना कोई डेटा होगा ना, ऐसे तो मन किया नहीं होगा कि बस कुछ भी उठा करके डाल दो कि बोल दो कि नहीं ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रैक करते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्यों से कि यहाँ पर H और लिविंग ग्रुप ये दोनों एक दूसरे से बीटा पोजीशन पर होते हैं, इसलिए इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, बात करते हैं रेट ग्राफ की, पता तो चले कि क्यों बायोमोलिकुलर बोला गया। रेट ग्राफ की बात करेंगे तो रेट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया था, पहला सबस्ट्रेट के ऊपर, दूसरा बेस के ऊपर। तो रेट और सबस्ट्रेट का हमें ग्राफ मिला लीनियर। ओके, यानी ये दिखा रहा है कि सबस्ट्रेट जो है और रेट का ग्राफ एकदम लीनियर, यानी रेट हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और अगर हम रेट और बेस की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। देखो ये दोनों ही लीनियर हैं, है ना, दोनों ही लीनियर जा रहे हैं। यानी क्या आपको दिखाना चाह रहा है कि भाई आपका जो रेट है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला क्या? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of substrate, and second, rate is directly proportional to concentration of base. ओके, मतलब क्या हो गया? रेट
इक्वेशन अगर हम लिखें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सबस्ट्रेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब आप बताइए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। इसलिए हम E2 रिएक्शंस को बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, समझे? इसलिए हम E2 रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं और E1 रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर। E2 रिएक्शन को आप SN2 की तरफ समझ लो। SN2 रिएक्शन में को भी हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, जैसा हम लोग निकाले थे, एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। ओके, आगे अगर हम आगे बात करें तो अगर हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। मतलब क्या? यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। ओके, देयरफॉर इट इज बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। देन इट इज एंटी पेरीप्लेनर रिएक्शंस। क्या होते हैं एंटी पेरीप्लेनर? ओके, एंटी पेरीप्लेनर मतलब क्या? मतलब ये कि आपका लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक प्लेन में हो, लेकिन मतलब आपका लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक प्लेन में हो लेकिन एक तरफ ना हो, समझे क्या? जैसे ये रिएक्शंस देखिए, ये वाला रिएक्शन हम ले लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप और ये रहा मेरा ब्रोमीन, ये रहा मिथाइल ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन कैसे हैं? देखिए हाइड्रोजन ऐसा कुछ है। ओके, यानी एक प्लेन में तो है लेकिन एक तरफ नहीं, ये उठा हुआ है, ये दोनों एक साइड नहीं है, ओके, तो इसलिए इसे एंटी पेरीप्लेनर कहते हैं। अगर ये दोनों ही ब्रोमीन और हाइड्रोजन यानी लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक साइड हो जाते हैं, ओके, या तो दोनों डैश लाइन पे या दोनों वेज लाइन पर हो जाते हैं, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, क्यों से कि E2 रिएक्शन एंटी पेरीप्लेनर होते हैं। ओके, सो आइए E2 रिएक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में और समझते हैं। क्या होता है कि E2 रिएक्शंस स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर शो करते हैं। क्या होता है स्टीरियो स्पेसिफिक? स्पेसिफिक पाथवे चूज करना स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने एंटी पेरीप्लेनर में देखा कि एक ही कंपाउंड जो कि एक ही प्लेन में है, और अगर वो एक ही प्लेन में है और उस पर लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग साइड में होने चाहिए, एक साइड में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे केस को तभी ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगी, नहीं तो फिर नहीं रिएक्शन ये प्रोसीड करती, तब वो नो रिएक्शन कर देगा। ओके, तो इनका एक स्पेशल पाथवे सेलेक्ट करती हैं। दूसरा स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट। स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट मतलब कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है। इट्स मे बी पॉसिबल कि किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्शन का यानी एक ही कंपाउंड का स्टीरियो आइसोमर बन रहा हो, जैसे किसी का सिस एल्कीन वहाँ पर बन सकता है प्लस ट्रांस एल्कीन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये किसको फेवर कर जाएगा? ट्रांस को कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये दो स्टीरियो आइसोमर में से किसी एक ही स्टीरियो आइसोमर को लेकर के ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो किसी एक ही आइसोमर का मेजर प्रोडक्ट बनना स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर होता है। ओके, आगे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है,
और मैंने एल्कोक्साइड आयन यानी मेथॉक्साइड आयन और हीट दे दिया। दरअसल ये क्या था, ये था इसे ECH3OH था ये। ओके, यहाँ से एल्कोक्साइड आयन निकला है, हीट के साथ प्रेजेंट होकर के इसने E2 रिएक्शन दे दिया। इसे याद रखे रहिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। आगे इस रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये Br यहाँ से निकला। ओके, मे बी पॉसिबल कि ये वाला हाइड्रोजन ये एलिमिनेट करा दे, पहला कंपाउंड। दूसरा, इट्स मे बी पॉसिबल कि ये वाला Br निकला और यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए। देखिए बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलना है भाई, तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से निकालिए तो भी यही बनेगा, यहाँ से निकालिए तो भी यही बनेगा। ये निकला तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दोनों 50-50% पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। ओके, सो आगे बात करते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, कैसे हम इन्हें देख करके बता सकते हैं कि ये E2 रिएक्शंस हैं। तो ऐसे केस के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर मीडियम अल्कोहलिक है, ओके, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो E2 ही हो, वो इवन भी हो सकता है। अगर आपको रिएक्शन में अल्कोहलिक दिखा दिया, अल्कोहलिक, देन ये तो समझ जाना पक्के से कि वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होना है और ज़्यादातर चांसेस होते हैं E2 रिएक्शन होने के, जैसे अल्कोहलिक KOH। ओके, अल्कोहलिक KOH, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, OH एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, पर OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर ये बेस की तौर पे काम करने लगता है। ओके, तो ये हो गया इसका पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaNH2 ETO-, ओके, यानी एथॉक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं गाइज जो कि E2 रिएक्शन को बहुत ही स्ट्रांगली फेवर करते हैं, जिसमें से ये आप ड्रास्टिकली यूज देखेंगे NaNH2 का, सोडियम एमाइड। ओके, तो सोडामाइड इसे बोलते हैं। तो इसका आप ज़्यादातर यूज देखेंगे, जैसे हम एल्काइन के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक एल्केन है, इसको मैंने अल्कोहलिक के OH के साथ ट्रीट कर दिया। ओके, अल्कोहलिक के OH के साथ ट्रीट किया तो ये हमारा प्रोडक्ट निकला। इसके बाद हम आगे NaNH2 के साथ ट्रीट कर देते हैं फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो हमें एल्काइन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। ओके, तो NaNH2 ETO-, RO-, ये सब स्ट्रांगली E2 रिएक्शन को फेवर कर जाते हैं। ओके, आगे बात करें, बैक साइड अटैक ऑफ बेस। बेस का अटैक बैक साइड से। देखिए इवन रिएक्शन में क्या हो रहा था, इवन रिएक्शन में हो रहा था कि पहले लिविंग ग्रुप डिटैच होगा, ओके, डिटैच होगा एंड देन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा और इसके बाद H का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, ये इवन रिएक्शन में हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है E2 में। देखिए E2 में क्या करता है, बैक साइड अटैक होता है बेस का, यानी बेस यहाँ से अटैक कर रहा है कार्बन से और इस कार्बन से लिविंग ग्रुप डिटैच कर रहा होता है। ओके, सो एक तरफ से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, एक तरफ से ये हाइड्राइड निकल रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग SN2 रिएक्शंस में देख रहे थे। SN2 रिएक्शंस में भी तो यही होता है ना यार, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया, ओके, और आगे से लिविंग ग्रुप निकल रहा है ना। सो यही ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर भी बनती है। ओके, तो सबसे पहले
क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। क्यों होता है ये बैक साइड अटैक? टू डिक्रीज द रिपल्सन डिक्रीज करने के लिए, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। लेकिन आपको बता दूं, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल आंसर। केवल इतना कह देना इसका वजह नहीं बता देता। आपको और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वेरी ग्रेट अलाइनमेंट फॉर न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। बैक साइड अटैक होने का सबसे बड़ा वजह यही होता है कि न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का ज़्यादा अलाइनमेंट होता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक बेस है, जैसे CH3O माइनस को मैंने ले लिया, ओके। और ये कोई कार्बन है जिस पर ये H ग्रुप है, और ये कोई और कार्बन है जिस पर लीविंग ग्रुप है, ओके। तो लीविंग ग्रुप का अगर आप इसका ऑर्बिटल थ्योरी से देखिए तो देखो ऐसा कुछ होता है। ये कार्बन और इसका एक डंबल यहाँ पे, और इससे जुड़ा है हाइड्रोजन। ये कार्बन और इसका ऐसा डंबल है कुछ, और ये जुड़ा है लीविंग ग्रुप, ओके। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ओके। और ये वाला बॉन्डिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है। तो ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है ना। तो पैरेलल यहाँ से अटैक किया, इसे जैसे निकालेगा, इधर से ये निकल रहा है, दोनों का पैरेलल सिचुएशन निकल रही है। अब आप बताइए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लैटरल ओवरलैपिंग से होता है ना। तो लैटरल ओवरलैपिंग होने के लिए क्या चाहिए? पैरेलल पोजीशन चाहिए होता है, पैरेलल अलाइनमेंट चाहिए होता है, और इस अलाइनमेंट की वजह से न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाता है, ओके। सो दिस इज द प्रोफेशनल आंसर। देखिए आपको दिखाऊं, ये आया बेस, इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये रहा इसका बॉन्डिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल CH बॉन्ड का, और ये रहा लीविंग ग्रुप अपना, ये डिटैच कर रहा है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ओके। ये दोनों किस अलाइनमेंट में? देखिए ये ऐसा कुछ पैरेलल सा बन रहा है, ध्यान से चेक करो, कुछ पैरेलल सा बन रहा है ऐसे, यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का पूरा केस सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा एल्कीन बन जाएगी, ओके। आइए आगे बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में पहला मैकेनिज्म क्या होता है? बैक साइड अटैक करता है बेस, और अटैचमेंट ऑफ लीविंग ग्रुप हैपेंड साइमल्टेनियसली। एक तरीके से पीछे से बैक साइड से बेस ने अटैक किया, और साथ ही साथ दूसरी तरफ से लीविंग ग्रुप डिटैच कर रहा होता है। जैसे इधर देखिए, बैक साइड में बेस अटैक किया इस हाइड्रोजन के ऊपर, जो किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। ये कार्बन से लीविंग ग्रुप कनेक्टेड है, ओके। लीविंग ग्रुप भी साइमल्टेनियसली निकल रहा है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से बेस इसे अट्रैक्ट कर लेता है। इन दोनों के बीच में बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी? ये देखो ऐसा कुछ, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा, कार्बन, ये कार्बन, और ये बॉन्ड टूट रहा होगा लीविंग ग्रुप से, ओके। ये लीविंग ग्रुप से बॉन्ड टूट रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉन्ड बन भी रहा है। देखो ये रहा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लीविंग ग्रुप का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
सो बैक साइड अटैक ऑफ बेस डिटैचमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप हैपेंड साइमल्टेनियसली। यहाँ से अटैक किया और लिविंग ग्रुप निकल रहा है, साथ ही साथ ये काम हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, आगे बात करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट विल बी देयर। ओके, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में देखेंगे, उससे पहले गाइस एक बात जरूरी आपको बतानी थी कि हम लोगों ने वीक बेस लिया था जब इवन रिएक्शन में, तो वहां पर क्यों मैंने वीक बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन अराइज है ना कि वीक बेस ही क्यों भाई, स्ट्रॉन्ग बेस भी तो ले सकते थे। स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है गाइज, क्यों से कि देखिए हमारा जो कार्बोकेटायन बना है वो बहुत ही स्टेबल बना है ना। ओके, हमारा जो कार्बोकेटायन बना है वो बहुत ही स्टेबल बना है, इसलिए जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हाइड्रोजन डिस्पर्स्ड है, देखो इस पे ये जो हाइड्रोजन डिस्पर्स्ड है, इसको निकालना बड़ा डील नहीं है, इसे वीक बेस भी आराम से निकाल सकता है। ओके, इसलिए हम वीक बेस फेवर करते हैं इवन रिएक्शन में। इवन रिएक्शन में हम वीक बेस इसीलिए फेवर करते हैं क्योंकि कि यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबलाइज्ड है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हाइड्रोजन डिस्पर्स्ड है इसको एलिमिनेट करा पाना यानी निकाल पाना वीक बेस आसानी से कर ले जाता है। E2 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। ओके, इसलिए हम वीक बेस का यूज़ करते हैं इवन रिएक्शन में। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है गाइस, NaNH2 और हीट को दे दिया। अब आप बताओ कि इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या बनेगा? आइए चेक करते हैं। सो Cl यहाँ पर है, ये वाला Cl भी यहाँ पर है, ये वाला Cl। ओके, ये बैक साइड से Cl है। ओके, हमारा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है? तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैक साइड ही है ना, दिख रहा है साफ साफ। ये देखो यहाँ पर बैक साइड ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बैक साइड ही हाइड्रोजन है। मतलब क्या, H और Cl दोनों ही सेम साइड में हो गए, तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी? नो वे, नो रिएक्शन। एंटी पेरिप्लेनर एक स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क है गाइस, इसको अच्छे से समझ लेना। लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन सेम प्लेन में सेम साइड नहीं हो सकते। प्लेन सेम प्लेन में तो होना ज़रूरी है, लेकिन सेम साइड में नहीं, अपोजिट साइड में होना ज़रूरी है, तभी एंटी पेरिप्लेनर हो सकता है, तभी E2 रिएक्शन हैपन हो सकती है। देखो ये सब सेम साइड में आ गए, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, आइए चेक करते हैं। नो रिएक्शन। ओके, दूसरा ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और मुझे दिया गया है R2NLi, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है ये E2 रिएक्शन के लिए। ओके, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं E2 रिएक्शन के लिए। ओके, सो आगे ये जाकर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ये वाला जो आपको रिएजेंट दिख रहा है ये R2N नहीं है, R2NLi है। ओके, R2NLi ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस कि ये डबल बॉन्ड में भी नहीं कन्वर्ट करता है, ये सीधे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये आपको जो दिख रहा है ये R2N नहीं है, ये R2NLi है। ओके, सो ये डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्या निकला? Br निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ से यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे रिगार्डिंग SN1, SN2, E1 एंड E2। मैंने E1 और E2 को SN1 और SN2 से कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सा भी डाउट रह जाता है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
थैंक यू सो मच।